नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। और इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से हम जानेंगे आज का मार्केट का हाल कैसा रहा, क्या एक्शन रहा। इसके अलावा पूजा से पॉलिसी की पॉजिटिव और निगेटिव बातें समझेंगे। संदीप हमें बताएंगे प्राइवेट बैंकों के लिए अच्छी खबर क्या है और आशीष से जानेंगे गोल्ड लोन फाइनेंस शेयरों में तेज गिरावट की क्या वजह है और कुशल बताएंगे कि M&M के नतीजे कैसे रहेंगे। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज मार्केट में किस तरह का ट्रेड रहा, किस तरह का कारोबार रहा। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी करीब 1% की मजबूती के साथ 11,200 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 360 अंकों का उछाल देखने को मिला। निफ्टी बैंक में आधे % से ज्यादा की तेजी रही। मिड कैप इंडेक्स 179 अंक चढ़कर 15,900 के ऊपर बंद हुआ। सबसे ज्यादा आईटी इंडेक्स में करीब 2% की तेजी देखने को मिली। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 637 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 468 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज के सत्र को आप किस तरह से देख रहे हैं? बाजार में तेजी की क्या वजह आप देख रहे हैं? बाजार के लिए आज था बेहद बड़ा और अहम दिन, क्योंकि आज ढेर सारी कंपनियों के नतीजों के साथ साथ RBI की पॉलिसी आनी थी और साथ ही वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी। तो पहले पॉलिसी का एक्शन बाजार की उम्मीदों के मुताबिक रहा। ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव हुआ नहीं और उसके बाद बाजारों ने लगाई बड़ी तेज दौड़, क्योंकि मोरेटोरियम पर RBI ने कुछ नहीं कहा, यानी कि मोरेटोरियम को बढ़ाया नहीं। ये बैंक्स के लिए अच्छा माना गया और बैंक निफ्टी 21,900 तक भागते हुए नजर आया और निफ्टी भी 11,250 तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, बाजार वॉलेटाइल हुआ जैसा कि एक्सपायरी का एक्शन। तो पहले पॉलिसी ने अपना काम किया और बाजारों को मजबूत किया और उसके बाद एक्सपायरी ने अपना काम किया और दिखाई तेज प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन तेज प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर से एक्सपायरी में आखिरी 1 घंटे में एक्शन थोड़ी मजबूती की तरफ बढ़ा। 11,200 के अहम लेवल पर निफ्टी पर एक्सपायरी होती हुई दिखी और बैंक निफ्टी भी 21,650 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ। तो ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा, कहीं कोई कंप्लेन वाली बात नहीं। हाँ, उतार चढ़ाव तो इतना तो होना ही है। पिछले 3 सेशन बता भी रहे थे कि बाजार में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन एक्सपायरी हफ्ते की 11,200 पर होना एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। ओवरऑल खरीदारी भी होती दिखी बाजार में, जो तेजी बनती हुई दिखी उसमें प्राइवेट बैंक्स NBFCs का तो योगदान था ही। इसके अलावा फार्मा शेयर लगातार तेजी में है और बढ़ते नजर आ रहे हैं। कंजम्पशन से जुड़े शेयरों में अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो ऐसा नहीं कि कुछ 1 या 2 सेक्टर ही बाजार में एक्शन में हो। मेटल्स मजबूत है तो चौतरफा खरीदारी होती हुई दिख रही है और बाजार को बढ़ाने में बाकी सेक्टर्स भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो एक्शन है ही। तो ओवरऑल पूरा का पूरा एक्शन जो आपको बाजार में नजर आ रहा है वो इसी तरफ दिख रहा है इस वक्त। तो एक अच्छा सेशन, एक अच्छी क्लोजिंग ये कहा जा सकता है आज के लिए। अब आपको ये बताते हैं कि आज की बाजार की इस तेजी में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर बड़ा एक्शन का माहौल बना और उसके पीछे वजह क्या रही, ये समझाने के लिए, बताने के लिए देवांशी हमारे साथ मौजूद हैं। देवांशी, बताइए।
बाजार में आज दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स बनते हुए दिखे थे। सबसे पहले तो आरबीआई की पॉलिसी और साथ ही आज एक्सपायरी का दिन था और इसी के चलते हमने देखा बाजार में काफी उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि निफ्टी बैंक दोनों ही हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखे। निफ्टी अगर गेनर्स की बात करें तो आज इन्फोसिस, गेल, यूपीएल, जी एंटरटेनमेंट ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। और वहीं अगर निफ्टी पर आप नजर कीजिए, लूजर्स की सूची में आयशा मोटर्स, श्री सीमेंट, अदानी पोर्ट और भारतीय एयरटेल शामिल होते हुए दिखे। वायदा बाजार में आज काफी स्टॉक्स थे जहां पे अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। फ्रेश लॉन्ग्स बने हैं आरईसी पर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 8% तक की तेजी, साथ ही टोरेंट फार्मा, टाटा स्टील में अच्छे लॉन्ग्स बनते हुए दिखे हैं। वहीं आप देखिए बाटा इंडिया नतीजों से पहले यहाँ पे शॉर्ट्स बने हैं। साथ ही कैनरा बैंक और बंधन बैंक में भी आज बिकवाली हावी होती हुई दिखी है, फ्रेश शॉर्ट्स बनते हुए दिखे। आरबीआई पॉलिसी का इम्पैक्ट कई एनबीएफसी स्टॉक्स पर आता हुआ दिखा और स्पेशली गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स में आज उतार चढ़ाव देखने मिला। और आप देखिए मुथूट फाइनेंस, मन्नप्पुरम फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स में भारी उतार चढ़ाव आता हुआ दिखा। साथ ही फेडरल बैंक में भी आज मूवमेंट आती हुई दिखी। सिलेक्टिव एनबीएफसीज के अलावा भी आज यहाँ पे खरीदारी आती हुई दिख रही है आखिरी एक घंटे में। जैसे कि आप देखिए एमएनएम फाइनेंस, इक्विटास होल्डिंग, बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे आरबीआई पॉलिसी के चलते एक अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में गेन्स एक्सटेंड होते हुए दिखे। पूरी हफ्ते हमने अच्छी खरीदारी देखी है इस सेक्टर में। और आप देखिए आरती ड्रग्स, सीक्वेंस साइंटिफिक, एलेम्बिक फार्मा, सुविन लाइफ जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। और इस बीच बिजनेस पर आपको जो हिट कॉल्स मिलते हुए दिखे सारी गेस्ट की तरफ से, उसमें आप नजर कीजिए ऑरबिंदो फार्मा, आज सारी गेस्ट की रिकमेंडेशन थी सुबह से और चार्ट कॉर्नर में आपको सुबह रिकमेंड किया गया था अच्छी खरीदारी। कोफोर्ज या एनआईटी टेक वागले साहब ने आपको रिकमेंड किया था। क्यूमेंस इंडिया में रिकमेंडेशन मिली थी। ऑब्रो रियल्टी, मुथूट फाइनेंस में आपको बिकवाली की राय सुमित जी ने आपको दी थी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज भारी भरकम एक्शन जरूर देखने मिला, लेकिन बाजार आज हरे निशान में एक्सपायरी के दिन क्लोज होता हुआ दिखा है। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्टर का एक्शन। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरखकर साहब। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह का मार्केट आज हमने देखा, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, कल का बाजार आपको कैसा दिख रहा है? और ऐसे माहौल में अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे तो उनको कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स की जो तेजी आज एक्सपायरी के दिन पे देखी है वो कल भी बरकरार रहेगी। हमको लग रहा है सिलेक्टिव बाइंग डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। और किसी को अगर 1 वीक का पोजिशनल व्यू लेके काम करना है तो मैं समझता हूँ कि गेल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। गेल करीबन 95 रुपीज पे चल रहा है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। करीबन 90 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए और करीबन 8 से 10 दिन के व्यू पॉइंट से करीबन 105 106 का टारगेट बनता है। तो मृत्युंजय, ये एक अच्छा पोजिशनल पिक रहेगा फ्रॉम 8 to 10 डेज पॉइंट ऑफ। ठीक है, तो ये पोजिशनल ट्रेड आपके लिए, जहां पर आप 8 से 10 दिन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई है। इस पॉलिसी में क्या क्या अच्छी बातें कही गई हैं और क्या क्या ऐसी बातें कही गई हैं जिसको नेगेटिव माना जा रहा है, ये बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, बताइए। जी, आज जो पॉलिसी स्टेटमेंट में ऐलान हुआ है, देखिए कुछ बड़ी बातें तो ये थी कि पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अकोमोडेटिव स्टैंस जो था वो बरकरार रखा है। पांचों ही एमपीसी सदस्यों ने इसके पक्ष में फैसला लिया है। लेकिन कुछ पॉजिटिव बातें अगर करें तो सबसे पॉजिटिव बात तो यही थी कि मैक्रो इकोनॉमी को लेकर जो कुछ आंकड़े यहाँ पर जारी हुए, जैसे कि दूसरी छमाही में उनका माना जा रहा है, पॉलिसी का मानना है कि महंगाई में सुधार देखने को मिलेगा, घरेलू डिमांड भी लौटी है और ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है अच्छे मानसून के चलते। इसके अलावा कुछ और अनाउंसमेंट पर नजर डालें तो अच्छी कंपनियों पर कर्ज का बोझ भी जो पड़ा था, 7 जून 2019 सर्कुलर से जुड़ी जो कंपनियां थी उनको भी राहत दी गई है रिस्ट्रक्चरिंग और एनपीए के फ्रंट पर। अब इस पर डिटेल गाइडलाइंस भी जारी होंगी। इसके अलावा गोल्ड लोन के लिए जो लोन टू वैल्यू है वो 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया है 31 मार्च 2021 तक, जो कि बैंकों के लिए जो गोल्ड लोन में फोकस करती हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। और इसके अलावा एमएसएमई की रिस्ट्रक्चरिंग की मोहलत भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। कुछ नेगेटिव बातों पर अगर नजर डालें तो काफी कुछ मैक्रो इकोनॉमी को लेकर कंसर्न जारी किए हैं, जैसे कि पॉलिसी में कहना था गवर्नर का कि ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति अभी भी कमजोर है, पेट्रोल की कीमतों में भी दबाव बढ़ेगा, जिसके चलते Q2 में देखेंगे कि महंगाई बढ़ सकती है और ग्रोथ को लेकर भी चिंता जाहिर की है। और उनका कहना है कि पहली छमाही में जीडीपी और पूरे साल की अगर बात करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रह सकती है। ठीक है,
तो ये कुछ पॉजिटिव बातें और कुछ नेगेटिव बातें। आगे बढ़ते हैं। मोरेटोरियम लोन बुक के मोर्चे पर प्राइवेट बैंकों के लिए अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है, ये डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए संदीप। देखिए, आज जो पॉलिसी में अनाउंसमेंट हुआ उसमें भी मॉरेटोरियम को लेके कोई भी एक्सटेंशन की जो बातचीत है वो आरबीआई गवर्नर ने नहीं करी है। शायद इस चीज़ का संज्ञान उन्होंने लिया है कि बैंकों के अगर आप मॉरेटोरियम देखें तो पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुए। खासतौर पे अगर आप मई अंत के मुकाबले देखेंगे तो जो निजी बैंक हैं, 6 निजी बैंकों की मैं आपको बात करूंगा जिनके मॉरेटोरियम में अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। वजह क्या है? देखिए, जब मॉरेटोरियम के अनाउंसमेंट हुआ था तो ग्राहकों में एक पैनिक जैसी सिचुएशन थी। ज़्यादातर लोगों ने तो अपना कैश प्रिजर्व करने के लिए ये जो मॉरेटोरियम उसे ऑप्ट कर लिया था, लेकिन उस समय उनको लायबिलिटी की समझ नहीं थी। धीरे धीरे आप देखिए लोगों में जैसे जागरूकता बढ़ी है, लायबिलिटी उनकी बढ़ती हुई दिखेगी इस चीज़ की। जब से उनको जानकारी हुई है तो उसके बाद से आप देखिए ज़्यादातर लोगों ने अपने जो मॉरेटोरियम ऑप्ट किए थे उसे वापस पे करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर कॉर्पोरेट नौकरियां जाने की काफ़ी ज़्यादा आशंका थी, उतनी नौकरियां गई नहीं है। और उसके साथ साथ आप देखिए बहुमत में लोगों को बोनस जरूर नहीं मिला है, लेकिन जो सैलरी है वो जरूर लोगों को मिलती रही है। और आपको बता दें, मेट्रो के बजाय जो नॉन मेट्रो शहर है वहां पे कामकाज शुरू हुआ, जिससे अगर आप देखें लोगों की रीपेइंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहती हुई दिखी है। 6 बैंकों में आप देखिए एचडीएफसी बैंक 21% पहले मॉरेटोरियम था, वो घटकर 7% रह गया। इसके अलावा आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें 30% था, इंडसइंड बैंक का भी 30% था, ये घटकर 16 से 17.5% की रेंज में आ गया। एक्सिस बैंक की 28% बुक मॉरेटोरियम में चली गई थी, 9.7% रह गई है। कोटक की भी 9.7% रहेगी, जो कि 26% के आसपास की थी। और सबसे ज्यादा आप देखिए आरबीएल बैंक 33% लोन बुक इनकी आप देखें तो मॉरेटोरियम में ऑप्ट किया था लोगों ने, वो घटकर अब 14.25% के आसपास रहती हुई दिखी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये अपने आप में दर्शा रहा है कि हाँ, स्थिति में सुधार हो रहा है। तो आरबीआई गवर्नर ने तो मॉरेटोरियम का एक्सटेंशन नहीं लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली मॉरेटोरियम केस को लेकर वहां पे क्या अपडेट निकल के सामने आता है। तो ऐसे में अविनाश जी सर, आप आगे प्राइवेट बैंकों के लिए क्या ट्रेंड देख रहे हैं? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का मोरेटोरियम का नंबर जून के बाद फोर्थ क्वार्टर के बाद जून में कम दिखाई दिया है, मुझे लग रहा है जो बड़े कॉर्पोरेट बैंक्स है और रिटेल बैंक्स है वहां पे आपको कंटिन्यूसली अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये दोनों ही विकल्प करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। हालांकि एचडीएफसी बैंक भी काफी मजबूत है, लेकिन हमको लग रहा है कि अगर प्राइस रिवॉर्ड की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक और उसके बाद एक्सिस बैंक, यहाँ पे अच्छी तेजी इवन करंट लेवल्स पे दिख सकती है। तो यहाँ पे खरीदने के मौके हैं। और ओवरऑल जो इकोनॉमी का माहौल है, हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ में मोरेटोरियम नंबर और भी कम होगा, रिकवरी होगी। तो डेफिनेटली प्राइवेट बैंक्स के लिए आगे जो सेकंड हाफ है वो पहले हाफ से काफी अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली पीएसयू बैंकों में तो दिक्कतें रह सकती है, बट प्राइवेट बैंक्स में निवेश के मौके हैं जो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली कोई मार्केट डिक्लाइन अगर आता है तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी राय प्राइवेट बैंकों के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और खबर की। कल दिग्गज ऑटो कंपनी M&M अपने नतीजे जारी करने वाली है। M&M के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, किस तरह के आंकड़े आ सकते हैं, ये डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़ रहे हैं। कुशल, बताइए। जी, तो M&M के नंबर्स जो हैं काफ़ी कमज़ोर साइड पर ही रहने का अनुमान है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए पूरा अप्रैल महीना वॉश आउट रहा था, उसका जो इम्पैक्ट है इनकी आय पर आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देखिए करीब 56% की गिरावट आ सकती है और ओवरऑल इनकी जो वॉल्यूम है वहाँ पर 71% के फॉल की वजह से इतनी आय में डिप आती हुई नजर आएगी। हालांकि जो इनकी ट्रैक्टर वॉल्यूम है वहाँ पर कंपेरेटिवली कम गिरावट रही है, करीब 24% का फॉल वहाँ पर देखने को मिला है। और इसका जो इम्पैक्ट है नेट अगर आप देखेंगे तो वो मार्जिन पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और साथ ही इनकी जो 14% की मार्जिन है वो अब केवल 8.5% रहने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। हालांकि जो रियलाइजेशन इनकी हुई है ट्रैक्टर बिक्री से और BS6 गाड़ियां बेचने की, वहां पर थोड़ा सुधार देखने को मिला है, पर ओवरऑल मार्जिन में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और साथ ही अगर आप एडजस्टेड बेसिस पे इनका मुनाफा देखेंगे तो करीब 920 करोड़ से घटकर 195 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 80% की फॉल जो है हम इनके मुनाफे में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब आगे के लिए देखना होगा कि किस हिसाब से इनकी जो SUV स्पेस है वहां पर कैसी डिमांड आउटलुक नजर आ रही है, अनलॉक जैसे जैसे हो रहा है देश पे, और साथ ही जो ट्रैक्टर डिमांड है उसका आगे के लिए कितना बड़ा मोमेंटम रह सकता है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये जो अनुमान यहाँ पर बताया है अभी कुशल ने, अविनाश जी, इस अनुमान को देखने के बाद आपका नजरिया M&M के ऊपर क्या बन रहा है?
इनफैक्ट मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि ये जो नतीजे का एस्टिमेट कुशल ने बताया है, मुझे लग रहा है कि वैसे ही नंबर्स आएंगे। नंबर्स में कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज एटलीस्ट अप्रैल टू जून के क्वार्टर में आएगा ऐसा लग नहीं रहा है, और मार्केट्स भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जुलाई के महीने में जो पैसेंजर कार सेल्स महिंद्रा के हैं वो करीबन 32% बढ़े हैं, ट्रैक्टर सेल्स 28% बढ़े हैं। तो अनुमान है कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है प्लस जो सेकंड क्वार्टर का जो आउटलुक है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमको लग रहा है कि एग्री स्पेस में 50% रेवेन्यू ट्रैक्टर से महिंद्रा को आता है। तो अगर रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत अगर गिरावट भी आती है तो मुझे लग रहा है कि ये खरीदने का मौका होना चाहिए। हमको लग रहा है कि साल भर अगर कोई इस स्टॉक में रहता है 12 टू 15 मंथ्स, तो कम से कम पौने 700 रुपए का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा विकल्प होगा। अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ऑप्शन के जरिए कहां पर अच्छा ट्रेड बनेगा? नमस्ते मृत्युंजय और आपके सभी बिल्कुल उत्साही दर्शकों को मेरा नमस्कार। भारत फोर्ज और फेडरल बैंक दो ट्रेड लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आज। तो भारत फोर्ज के अंदर अगस्त का 410 का कॉल लिया जा सकता है। 16.50 रुपए पे ये कोट होता था और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 12 रुपए का रखा जा सकता है और 24 रुपए का टारगेट। तो भारत फोर्ज के नंबर्स भी अच्छे आए थे जो इनके यूएस के जो ट्रक्स के हैं, और ये अब तैयार है जाने के ऊपर। फेडरल बैंक दूसरा स्टॉक है जहां पे काफी अच्छे वॉल्यूम देखे गए और कुछ ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि 53 रुपए का कॉल 2 रुपए 80 पैसे पे लिया जा सकता है। 1 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखें और 4 रुपए 40 पैसे का टारगेट है। ये 5-6 दिन इसको रखा जा सकता है। और ये बता दूं कि फंडामेंटली मैं इन स्टॉक्स के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप ट्रेडर हैं तो आपको फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब इस बात से कि अगले 2 या 3 दिन में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ऑल द बेस्ट सर, जय हिंद।